हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना, कूलम्ब लॉ पे आधारित क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स between two fundamental, है ना, between two fundamental charge particle, fundamental charge particle separated by 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो चार्ज तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर फंडामेंटल की बात किया इसमें। तो फंडामेंटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन, इसको मानते हैं Q1 और ये होता है -e 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। प्रोटॉन, यही फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन ये हो गया Q2 और ये हो गया +e 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना, 19 कूलम्ब। 1 सेंटीमीटर उसके बीच की दूरी है। तो D = 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में हम लोग इसको कन्वर्ट करके ले जाएंगे 1 × 10⁻⁻2 मीटर, है कि नहीं। यहां पर इसने किसी मीडियम की बात नहीं किया है। तो जब किसी मीडियम की बात नहीं करेगा तो हम लोग मानेंगे कि एयर मीडियम है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? F = 9 × 10⁻9 -e और डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो मिलेगा क्या? F = 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो D स्क्वायर का मतलब हुआ 1 × 10⁻2 इसकी स्क्वायर, है कि नहीं, है ना भाई। तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो 1.6 और 1.6 2.56। तो F = लिख सकते हैं, यहां पर 9 है, यहां पर लिखेंगे 2.56 इंटू 10⁻⁻⁻19 और -19 -38। ठीक है भाई। और उसमें से 9 घटे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻29। सही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻38 अब +9, ये जानते हैं आप, है ना, स्कूल मैथमेटिक्स जानते हो आप। और डिवाइडेड बटे 10⁻⁻4 होगा कि नहीं इसकी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा F = इसमें आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, है ना। इसमें अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 × 2.56, है ना, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -29 डिवाइडेड बटे 10⁻⁻4। इसको आप ऊपर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 10⁻⁻29 है
तो +4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 29 में से 4 घटेगा ऊपर जाकर तो -25 हो जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे ना इसको तो कितना हो जाएगा, 23.04 है कि नहीं, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -25। इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.304 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन, ये आंसर होगा। और ये कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा, एट्रैक्टिव, क्योंकि एक क्या था, पॉजिटिव थी और दूसरी क्या थी, नेगेटिव, एट्रैक्टिव होगा, दैट्स आंसर। ठीक है भाई। तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल बोलेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऐसा गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन, स्कूल वाली मैथमेटिक्स, बाकी सब स्कूल वाली मैथमेटिक्स है, ये वाली अभी बताई गई है, अट्रैक्ट करेगी। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें लिखा नहीं है पर फंडामेंटल का मतलब यही होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे आधारित, इसी पे बेस्ट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की किताब सबके पास होगी, है ना, तो आप भी उस क्वेश्चन को क्या करो, ट्राई करो। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है ना, अब इसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जिसमें फोर्स निकालने की बात कर रहा है। 2 चार्जेस दिया हुआ है और वहां पे फोर्स निकालने की बात कर रहा है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फेयर्स। तो स्फेयर का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा है ना, पॉइंट ही है वो भी, पर शेप उसका स्फेरिकल है। चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेज, उस पे जो चार्जेज है ये दिया हुआ है। तो ये तो दोनों प्लस है ना, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बहुत सारे किताब में देखोगे ना, लोकल किताब में एयर वगैरह नहीं लिखता है, पर एनसीईआरटी इस बात का बड़ा ध्यान रखता है। मतलब ये बोल दिया है कि एयर में है, आपको मीडियम के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है भाई, तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो, है ना, वीडियो को रोक कर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो, है ना। देखो भाई, अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहली बात कि हम Q1 को लिखें 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है ना, और Q2 को लिखें 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है ना, कितने बीच की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। तो याद रखें कि हम इसको कन्वर्ट करके, है ना, 30 को 10 टू द पावर -2 मीटर में आपको लेके चलते हैं। ठीक है, हमको फोर्स निकालनी है तो सिंपली फोर्स की फार्मूला दिया जाएगा, F = 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे d²। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और डिवाइडेड बटे d²। तो ये आपको 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -4। तो ये यहाँ से कट सकता है ना भाई, स्कूल वाली मैथमेटिक्स। और ये देखो 10 टू द पावर 2 है प्लस में, और यहाँ पर 10 टू द पावर -4 है, तो बच जाएगा 10 टू द पावर -2, है ना। और फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको लिखेंगे F = 9 इंटू 10 टू द, सॉरी ये 9 तो कट गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर, यह तो -5 हो जाएगा, है ना, और ये -7 है,
तो दोनों जुट के -12 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -12। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या लिखेंगे, रिपल्सिव नेचर में आ गया, रिपल्सिव नेचर आंसर। ये हो गया एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, उसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, ठीक है ना। आप इसको वीडियो को रोक कर आप इसका ट्राई कर सकते हो। सवाल आप समझ लो, सवाल क्या है। सवाल है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर, इंसुलेटेड का मतलब उस पर चार्ज रखा होगा, है ना। कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B have their center separated by the distance 50 सेंटीमीटर। जो कॉपर स्फीयर है उसके सेंटर 50 सेंटीमीटर से जोड़ा हुआ है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफ रिपल्सन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन, ऑफ है यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज दिया हुआ है ना, मतलब कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, द रेडी ऑफ A एंड B, मतलब जो रेडियस है ना, द रेडी ऑफ A एंड B नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस सेपरेशन के तुलना में, है ना, जो रेडियस है ना वो क्या, नेग्लिजिबल है। क्लियर। बी में ये ए में सोल्व करना है। ए में सिंपली सोल्व करना है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A एंड B हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। करें कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन, यहां पर ये हटा दो छोटू, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज, ये देगा माने प्रत्येक का चार्ज क्या है, सेम है। सिंपल सवाल है, कोई कठिन थोड़ी ना। तो यहाँ पे, है ना, ए का अगर बात करें ए का तो क्या लिखेंगे, Q1 = 6.5 × 10 टू द पावर माइनस कितना 7 कूलम, है कि नहीं, है ना। और Q2 = 6.5 × 10 टू द पावर -7 कूलम, और D = 50 सेंटीमीटर, है कि नहीं। D कितना, 50 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा है कि इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे वरना आंसर नहीं मिलेगा। ये हो गया। तो फिर फोर्स की अगर बात करें तो 9 × 10 टू द पावर 9 × Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, D का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं F = 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 6.5 × 10 टू द पावर -7 है, 10 टू द पावर -7, और 6.5 × 10 टू द पावर माइनस क्या, -7, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो D स्क्वायर का मतलब हुआ 50 × 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 50 × 10 टू द पावर -2, ये हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर बात करें हम तो यहाँ पर हो गया एक ये वाली, देखे ना, ये वाली और ये वाली इसके साथ कट गई ना, है ना, स्कूल वाले मैथमेटिक्स, ये वाली और ये वाली कट गई। अब यहाँ पर देखिए 13 × 5 65, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1.3, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1.3। समझिएगा 1.3 और 1.3, है ना, 2.69 लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी 1.69, है ना, 1.69। तो 9 × 10 टू द पावर 9, ध्यान समझिएगा।
ये ऊपर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 और -7 10 टू द पावर -12 इंटू 1.3 और 1.3 1.69, क्या लिखेंगे 1.69 इन बस, है ना। अब इसको क्या करना भाई, मल्टीप्लाई कर देना है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है जरा देखिए। इसको मल्टीप्लाई करके अगर सोल्व करते हैं तो आएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग, है ना, लगभग ये आता है। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करेंगे तो आएगा लगभग 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, हेलो का 3 तो 10 टू द पावर, लगभग ये वैल्यू जाएगी। और ये न्यूटन, है ना, न्यूटन रिपल्सिव। अब बार बार रिपल्सिव नहीं लिखा जाएगा, आप समझ गए हैं बात को कि भाई रिपल्सिव हो गई, ये आपका आंसर होगा। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि इसी चार्ज में क्या कह रहा है बी में कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच अनचार्ज डबल, प्रत्येक के जो चार्ज हैं उनको डबल करो तो फोर्स में प्रभाव तो पड़ेगा भाई, फोर्स तो बदल जाएगी ना। तो डबल करते हैं तो देखो ना Q1 डैश बराबर 2Q1 है और Q2 डैश बराबर क्या है 2Q2 है, चार्ज डबल हो गए। आगे कह रहा है कि द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और जो दूरी है ना दूरी, तो उसका दूरी को बोलते हैं डी डैश, ये क्या हो गया d/2 हो गया, मतलब यहां पे और यहां पे, ठीक है। ये वाली दूरी कौन है, d डैश है, d डैश। यहां पर चार्ज कितना है Q2 डैश और यहां पर चार्ज है Q1 डैश, तो उसी हिसाब से फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी F डैश हो जाएगा, फोर्स F डैश। तो F डैश का जो फॉर्मूला आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो फोर्स F की बात करेंगे F डैश, तो F डैश बराबर हम लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई D डैश इसकी स्क्वायर, यहां पर लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू K 2Q1 और 2 क्या Q2 डिवाइडेड बटे D/2 इसकी स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे D स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 हो गया ना, 4, और फिर ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 16, मतलब कि प्रीवियस से 16 टाइम्स क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वाली तो हमको पता है, यही ना है ये वाली, है ना, ये वाली है ये, और वो कितना है ये रहा। तो इसको लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 16 और 1.5, है ना, कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको क्या लिखेंगे 0.24 न्यूटन। ये सारी बातें स्कूल वाली है ना भाई, ये सब समझ रहे हो आप, न्यूटन, ये आंसर हो गया। रिपल्सिव, पहले वाली भी रिपल्सिव, बाद वाली भी रिपल्सिव ना, सिंपल है यार ना, फार्मूला पुटिंग है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब इसको आपने नोट्स कर लिया होगा, है ना। अब हम लोग NCERT का नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना। आप इस वीडियो को रोक कर इसको ट्राई कर सकते हो ना,
है ना। मैं इसको इधर ट्राई करता हूँ। पहले तो सवाल समझ लो भाई, सवाल क्या है ना, कह रहे कि पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाली बात है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। कह रहा है कि जब पॉलिथीन को ऊल से जब रगड़ रहे हैं तो पॉलिथीन पर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज इतना आ रही है। ठीक है, जब चार्ज आई है तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा ना। तो पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, किससे ट्रांसफर हुआ है। तो यहीं पे बता रहा है कि पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव निगेटिव चार्ज, मतलब पॉलिथीन पर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ट्रांसफर किससे हुआ होगा, वूल से पॉलिथीन पर। ठीक है, तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो सोल्यूशन की अगर बात करते हैं, है ना, तो निगेटिव चार्ज ऑन पॉलिथीन है कि नहीं, निगेटिव चार्ज ऑन पॉलिथीन, पॉलिथीन पर निगेटिव चार्ज, और कितना है यार, 3 × 10⁻⁻7 कूलम, है ना। तो जो चार्ज का जो ट्रांसफर हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ वो कहां से हुआ है, पॉलिथीन टू वूल हुआ है ना भाई, पॉलिथीन टू वूल। तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन से अगर बात करें तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम क्वांटाइजेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था Q इक्वल टू क्या, N × E। तो N इक्वल टू A की अगर बात करें, है ना, बात किसकी कर रहा हूं मैं, A की बात कर रहा हूं, A का। तो Q बराबर NE, तो N इक्वल टू Q बाई क्या, E। तो N इक्वल टू Q, Q की जो बात है वो कितनी है, ये वाली, राइट, 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। इसको अगर सोल्व करते हैं तो n इक्वल टू, ठीक है ना, इसको अगर सोल्व करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 डिवाइडेड बटे 16, ये पॉइंट के ऊपर, इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 10⁻+19। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करें तो कितना लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बटे 8 इंटू 10⁻, ये कितना लिखेंगे, 10⁻12, कितना होगा 12, n इक्वल टू, इसको भाग देंगे तो कितना होगा 1.8, लगभग क्या होगा 1.87 के आसपास, है ना, 1.87 के आसपास इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है क्या, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। कह रहा है कि क्या वूल से पॉलिथीन में, सॉरी, यहां पर पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल, है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका एरो ऐसे दो भाई, है ना, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिथीन पर आया है कौन, इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन पर आया है। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। तो अब बी में क्या कह रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, क्या वूल से पॉलिथीन में मास ट्रांसफर होगा, तो बात क्या है, सही है, यस, है ना, ट्रांसफर होगा लेकिन बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम मास ट्रांसफर होगी। तो हम लोग इसमें बी में अगर सोल्यूशन करें बी की, तो बी की अगर सोल्यूशन करें तो लिखेंगे यस, और उस बता भी सकते हैं कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है ना, कितना मास ट्रांसफर हुआ।
अगर बी की बात करें, बी की, तो बी में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं यस, ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg ये होती है ना। तो जो मास ट्रांसफर होगा, मास जो ट्रांसफर्ड होगा वो क्या होगा भाई, n इंटू एम ई, n इंटू क्या, m इंटू ई। तो n कितना है, n ये वाली है 1.87 10 टू द पावर 12 इंटू एक का कितना मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है ना। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये कितना होगा, अगर इसको सोल्व करते हैं है ना, इसको लगभग 9 मान लेते हैं, इसको लगभग 9 है ना, और इसको क्या मान लेते हैं 1 पॉइंट, इसको भी क्या मान लेते हैं लगभग 1.9, और इसको सिर्फ 9 ले लेते हैं है ना। तो हो जाएगा इंटू है ना 9 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपका माइनस 19 होगा ना, माइनस 19। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा है ना, 1 और फिर 8 है ना, तो ये हो जाएगा 17 होगा कि नहीं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 kg। ये हुआ मास ट्रांसफर। पर ये मास ट्रांसफर क्या है, मिला जुला कर हम ये बात कर सकते हैं कि नेग्लिजिबल है ना भाई, नेग्लिजिबल हो सकता है एनसीईआरटी में नेग्लिजिबल लिखा हो, पर हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि इतना मास होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, नोट में कुछ बातें लिखते हैं, नोट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए, खासकर जेईई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में अदर टाइप के फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे है ना, अदर टाइप का फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 11th के भी कुछ कंसेप्ट है। 11वीं में जो आप पढ़ते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसकी हम लोग बात करें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं छोटू, नोट्स की बात कर रहे हैं, नोट्स, सिंपल नोट्स करते हैं। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसकी ऐसी लेवल है कि ये जेईई में भी पूछी जाती है, नीट में भी और बोर्ड में भी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है 11th से इसका कंसेप्ट का जुड़ा हुआ है ना। तो नोट में हम लोग लिखते हैं, नोट है ना, नोट की अगर हम बात करें, नोट्स की, नोट ठीक है, क्या है कि इस तरह से, जैसे मान लो कि पहला नोट्स ऐसे, पहला नोट्स कि इस तरह से एक सेलिंग दे रखा है, सेलिंग, इसको सेलिंग बोलते हैं, सवाल में लिखा रहेगा एक सेलिंग है, सेलिंग, ठीक है छोटू। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड लेवल की भी है और नीट में भी है और जेईई मेन में भी है, मतलब कि हर जगह ये पूछता है। इस क्वेश्चन का ऐसा लेवल है कि हर जगह घूमते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट में लिख रहे हैं, है ना, नोट में बात करते हैं, ठीक है भाई, नोट। ये जो कंसेप्ट है इसका थोड़ा सा 11th से रिलेटेड कंसेप्ट है। मान लीजिए यहां पर क्या है, एक सेलिंग है ना, यहां पर क्या है, सेलिंग रखा हुआ है। इस सेलिंग से दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग को, है ना, एक मेटल स्फीयर को बांधा हुआ, ठीक है, इस तरह से है।
ये हो गया इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे भी चार्ज प्लस क्यू। इसका मास m है, इसका भी मास m है। तो रस्सी में आपने 11th में पढ़ा होगा कि टेंशन लगता है ना? क्या लगता है भाई? टेंशन। रस्सी में टेंशन। इन दोनों के चलते क्या होगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो एक्चुअली शुरुआत में जब चार्ज नहीं था तो दोनों यहां था, जैसे इक्वली चार्ज दिया तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स इसके पास लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर भी लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। ये एंगल थीटा सेम, ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा, उतना ही से एंगल बना देंगे। अब यहां पे जैसे प्लस क्यू है तो इसकी दो कंपोनेंट टूट जाएगी, है ना? आपने पढ़ा है 11th में कि अगर कोई वेक्टर है ना कुछ एंगल से तो उसके कंपोनेंट टूट जाते हैं, x और y में कुछ एंगल से होता। तो ये वाली वेक्टर अगर ये y है तो थीटा है ना, ये थीटा तो ये थीटा, तो इसकी एक कंपोनेंट टूट जाएगी। यहां पर क्या होगा? t cos थीटा। इधर हो गया t cos थीटा और इधर हो गया क्या? t sin थीटा। ये सारी बातें 11th में पढ़ी गई है। अब ये किस में आ गया ब्लॉक? ये रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया। अगर किसी ब्लॉक पे मल्टीपल फोर्सेस आपने दिया है और वो रुका हुआ है तो 11th में बोलते थे कि ये बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम है कि नहीं? है ना भाई? तो अब क्या है? रेस्ट में है, यानी मानी पार्टिकल कम्स इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल कम्स इन इक्विलिब्रियम, कम्स इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो, कम्स इन इक्विलिब्रियम मतलब कि नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो कम्स इन इक्विलिब्रियम। सो नेट फोर्स क्या हो? जीरो। सो नेट फोर्स जीरो। तो F नेट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से बात करेंगे। इधर हो गया mg, इधर हो गया क्या? t cos थीटा, इधर हो गया क्या? t sin थीटा और इधर हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स F। इसके बीच की दूरी है ना, आप d मान सकते हैं, d, इसके बीच की दूरी d है, दिया हुआ रहेगा सवाल में सब। यहाँ पर m है और साथ में क्या है? q है। तो क्या करेंगे हम लोग? x में फोर्स को जीरो करेंगे, x में फोर्स को क्या करेंगे? जीरो, वेक्टर क्वांटिटी। तो x में फोर्स क्या करेंगे? जीरो। तो इधर वाली फोर्स क्या है? पॉजिटिव, इधर वाली फोर्स क्या होगी? नेगेटिव। इस तरह से करते हैं। तो t sin थीटा प्लस माइनस f इक्वल टू जीरो। तो t sin थीटा माइनस f इक्वल टू जीरो। तो t sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? f लिखते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है? y, ये x में है, अब y, तो क्या लिखेंगे? fy इक्वल टू क्या? जीरो, है ना? ये सारी बातें कहां पे पढ़े हैं? 11th में पढ़े हैं, है ना? 11th में पढ़े ना ये सभी। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग दिया हुआ है, m मास का एक स्फीयर है, उस पे चार्ज प्लस q दिया हुआ है, तो क्या करेगा? ये रिपेल हो जाएगा ऐसे। तो सवाल ये पूछेगा ना, थीटा का मान बताओ, टेंशन का मान बताओ, ये सब सवाल पूछेगा। तो हम क्या करते हैं? इससे रिलेटेड कुछ अपना इक्वेशन तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन आ गया। मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन यहां आ गया और एक इक्वेशन यहां से आएगा। दो इक्वेशन और दो अननोन क्वांटिटी को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई? अब क्या करना है? इसी को y वाला पार्ट्स को करना है। तो y वाला पार्ट्स में क्या करते हैं? fy
नेट फोर्स एफ वाई इक्वल टू क्या, एफ वाई इक्वल टू 0 करना है, हाँ लिखा हुआ एफ वाई इक्वल टू 0। तो वाई में फोर्स ऊपर है, टी cos थीटा प्लस माइनस एम जी इक्वल टू क्या 0। तो टी cos थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो टी cos थीटा इक्वल टू क्या एम जी, ये सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या टी cos थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम जी। तो टी से टी, तो यहां पे होगा tan थीटा इक्वल टू एफ बटे कितना एम जी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ बाई क्या एम जी। ये हो गया आपका एंगल, ठीक है भाई, एंगल है कि नहीं, एंगल। अब ऐसे नहीं पूछ सकता है ये थीटा हुआ, तो थीटा किसके बीच की एंगल थी, यहां पे देखो भाई किसके बीच की एंगल थी, ये वाली एंगल थी। अगर पूछ दे कि बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, है कि नहीं, अगर पूछ दे बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, ये वाली थीटा 2 थीटा हो जाएगी बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। अब यहां पे क्या करते हैं देखना, तो थीटा निकल गया। अब बात करते हैं टेंशन, टेंशन फोर्स, फॉर टेंशन, नाउ फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग, फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा, ये एक इक्वेशन थी टी cos थीटा, एक वहां पे थी टी sin थीटा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो भाई, स्क्वायर करो और ऐड करो। तो क्या मिलेगा आपको, टी साइन थीटा स्क्वायर प्लस टी cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर एम जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर t को स्क्वायर अगर बाहर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये वाली क्या होती है 1। तो t इक्वल टू आ गई आपके पास रूट अंडर एफ स्क्वायर एम जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर और एम जी स्क्वायर, ठीक है भाई, रिजल्ट हो गया, है ना। तो एक ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। ध्यान रखना होगा क्या पूछा, थीटा ये होगा और दो रस्सी के बीच का एंगल जो होगा, ऐसे रस्सी थी ऐसे, इनके बीच की जो एंगल थी वो 2 थीटा थी, है ना। तो 2 थीटा, थीटा का वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है छोटू, ये आपको समझ में आ गया है। अब नोट दूसरा, नोट सेकंड में क्या है भाई कि जो भी हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को हम लोग ग्रेविटी फ्री होना चाहिए। ग्रेविटी फ्री का मतलब जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, अगर ग्रेविटी फ्री कर दिया जाए, है ना, वहां पर जी का वैल्यू नहीं होगा। जी का वैल्यू जब 0 होगा तो वेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेट फोर्स जब 0 हो जाएगा तो कह रहा है कि टेंशन बताओ और उसके बीच की क्या बताओ, एंगल बताओ, एंगल, दो रस्सी के बीच का एंगल बताओ। सवाल इस तरह का है। सवाल क्या है दूसरा नोट्स में ये है कि when all the systems system placed, है ना, when all the system placed
फ्री स्पेस, मतलब g का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो mg क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो ऐसा था, जैसे ऐसा था ये ना, इस तरह से था, तो ये वाली फोर्स ऐसे, ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, 0 ना हो जाएगी, वेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब वेट फोर्स 0 हो जाएगी तो ये तो लगता रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता रहेगा, इधर टेंशन वाला T cos थीटा भी लगता रहेगा। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, उसको उठा देंगे ना। तो उठाएंगे तो ऐसा बनेगा, कैसा बनता है, इस तरह का हो जाएगा, इस तरह ये बना। और यहां से बिल्कुल इस तरह से चला जाएगा और इधर इधर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, mg इक्वल टू 0। यहां से यहां ये l था और यहां से यहां भी क्या हो गया, l हो गया। तो d जो हुआ ना, d बन गया 12, समझो, d बन गया क्या, 12, और ये बन गया एंगल ना, एंगल थीटा, और ये कितना हो गया 180 डिग्री। यहां पर प्लस q, यहां पर भी क्या प्लस q, तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स F, और इधर अपना रस्सी में टेंशन, इधर रस्सी में क्या हो गया टेंशन, इस तरह से। यानी मिला जुला कर ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। F इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, मतलब कि 2L इसका स्क्वायर, और थीटा जो होगा एंगल वो कितना होगा 180 डिग्री। और एक और बात, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर और टेंशन किधर, इधर, तो T बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, T बराबर F, और वो कितना हो जाएगा K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L का स्क्वायर, इस ना, ठीक है, ठीक है भाई। जब G नहीं लगेगा तो mg 0 है ना, तो ये खिंचा जाएगा ऐसे, इसकी बीच की दूरी इसके 12 हो जाएगी, एंगल 180 डिग्री हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट